हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों, हम यहाँ पे देख रहे हैं नागरिक शास्त्र घटना चक्र यूपी टीजीटी पीजीटी 2021 और इसमें आज हम देखेंगे उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय को। आप ये पुस्तक स्वयं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ बेहतर मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। वो क्या मिलेगा, जैसे कि बहुत सारे कॉमन से फैक्ट होते हैं, कॉमन से प्रश्न होते हैं जो सभी अभ्यर्थियों को आता है। और ये बुक मैं आपको बता दूं, जो भी टीजीटी या पीजीटी देने जा रहे हैं सभी लोग इस बुक को पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे जब सब लोग पढ़ के जाएंगे तो फिर हम सबसे बेहतर कैसे कर पाएंगे। इसी बुक को पढ़ के आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। कैसे पढ़ा जाना चाहिए, एग्जामिनर का माइंड सेट क्या है, कैसे प्रश्नों को बनाएगा, कैसे इधर का उधर करके कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है। और आप एक चैप्टर ही पढ़िए, मैं नहीं कहती कि पूरा चैप्टर पढ़िए, एक चैप्टर पढ़िए, उसके बाद जाके अन्य प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए आप अपने आप को अब तक जो आपने पढ़ा है उससे बेहतर महसूस करेंगे, उससे अच्छा। और यहाँ तक की गारंटी है कि 85 से 90% जो प्रश्न हैं यहीं से बनेंगे। तो आप शुरू से लेके अंत तक लगे रहिए। और पहला प्रश्न यहाँ पे क्या दे रहा है कि भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है। तो आप सभी को पता है उच्चतम न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय भी इसको कहते हैं। तो आपका यहाँ तक तो आपने पढ़ ही लिया है। अब देखिए संविधान के भाग 5 में, किसमें, भाग 5 में सभी को पता है, ये सभी को आता है। अनुच्छेद 124 से 47 ये भी सभी को आता है, जिसको नहीं आता वो देख लें एक बार। तो ये अगर ऐसे दो फैक्ट पूछेगा तो सभी को आता रहेगा, सब कर लेंगे। और सर्वोच्चतम न्यायालय जो है सबसे उच्च है, अंतिम न्यायिक अदालत है, तो इसको भी सबको पता है। लेकिन जो सबको नहीं पता है, यहाँ से मैटर स्टार्ट होता है, जिसमें से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2019 आया हुआ है। जो करंट अफेयर से अपडेट नहीं है उनको नहीं पता होगा, तो यहाँ ध्यान से देख लें। न्यायाधीशों की संख्या कितनी कर दी गई है, 30 से बढ़ा के 33 कर दी गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित, अब देखिए यहाँ तक तो ये सभी को पता है, ये भी सभी को पता है और ये भी सभी को पता है। और ये चीज़ अभी सभी को नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो पता करके जाएंगे। लेकिन अब आप सबसे अलग कैसे होंगे देखिएगा। ठीक है, अब आप सबसे अलग कैसे होंगे, ये जो 2 लाइन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 34 है। और अगर पूछ ले मुख्य न्यायाधीश रहित सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, न्यायाधीशों की संख्या, तो क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, और इसके पहले कितनी थी, तो 30 थी। 3 पॉइंट आपको ध्यान देना है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34, सहित के साथ 34, रहित के साथ 33। इसके पहले कितनी थी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को छोड़कर 30 थी और लेकर कितनी थी, 31 थी। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, यहीं से परीक्षा में प्रश्न घुमाता है और पढ़ के जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है। मतलब कि राष्ट्रपति क्या करता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है, उसके बाद अन्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देख रहे हैं यहाँ से 7 से 8 प्रश्न बन रहे हैं। पहला प्रश्न तो यही हो गया जो अभी पूछा था, दूसरा प्रश्न भाग से रिलेटेड, तीसरा प्रश्न अनुच्छेद से रिलेटेड, चौथा प्रश्न जो है नया संशोधन अधिनियम आया उससे रिलेटेड, संख्या कितनी कर दी गई है। अब इसमें पूछेगा पहले कितनी संख्या थी, मुख्य न्यायाधीश को मिला के तो 31 थी, मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के कितनी थी, 30 थी। अब मुख्य न्यायाधीश को मिला के कितनी हो गई है, 34 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के कितनी हो गई है, 33 हो गई है। और न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है। तो ये कितने क्वेश्चन आपके हो गए हैं, देख रहे हैं आप, 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई भी प्रश्न घुमा के पूछेगा तो आप कर नहीं पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि एक बार और रिवीजन की आवश्यकता है तो एक बार और देख लीजिएगा वीडियो। अगला जो प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए आपको ऐसी किताबें कवर कराई जाएंगी, लेकिन क्या करेंगे, ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाएंगे। तो हम ऐसे तो घर पे भी पढ़ सकते हैं ना, मतलब क्या है यूट्यूब पे आने का।
और अगर यूट्यूब पे आए तो थोड़ा सा बेहतर करिए ना, ताकि उसका कुछ लाभ हो, कुछ अच्छा हो जो सिलेक्शन दिलाए। ऐसा थोड़ी है किताब पढ़ते जाएं और बताते जाएं, बोरिंग लगता है। ठीक है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग कौन करता है? तो ये दोनों करते हैं, उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों क्या करते हैं? न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करते हैं। न्यायिक समीक्षा की शक्ति क्या है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो संविधान स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालयों को। ठीक है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूलभूत विशेषता है। तो ये जो न्यायिक समीक्षा है क्या है? संविधान की मूलभूत विशेषता है जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। तथापि संविधान में मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। तो मूलभूत ढांचे का एक तत्व है। तो ऐसे भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछेगा मूलभूत ढांचे का क्या है, तत्व है क्या है, वो एग्जाम में पूछ लेगा। इसीलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संशोधन के द्वारा न तो कटौती की जा सकती है, न ही इसे हटाया जा सकता है। तो अब देखिए 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मिल गए हैं। पहली बात तो मूलभूत विशेषता है, दूसरी बात दोनों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिए गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की जो शक्तियाँ होती हैं उसको घटा सकता है, बढ़ा सकता है। कौन घटा बढ़ा सकता है? संसद। ठीक है। संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को नियत कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है। ये हम आपको संसद में बता चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं तभी आप उसको समझ पाएंगे। यहाँ पे दिया है कि इसीलिए, ठीक है, ये मूलभूत है। मूलभूत में परिवर्तन नहीं होता, आप सभी को पता है। इसमें न तो कटौती की जा सकती है और न ही हटाया जा सकता है। मतलब ना कमी होगी ना इसको समाप्त किया जा सकता है। तो न्यायिक समीक्षा के बारे में आप याद रखिएगा। और ये समीक्षा कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है। कहाँ से? यूएसए के संविधान से इसको लिया गया है। स्रोत कहाँ का है? अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। तो 2-3 फैक्ट आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिले। कहाँ पे आपको फोकस करना है वो चीज़ आपने देखा। और परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनेगा। जो नए प्रश्न बनते हैं, जो टफ प्रश्न बनते हैं, यहीं से बनते हैं, बाहर से नहीं आते। बस आपको कोरिलेट करना आना चाहिए, एग्जामिनर के माइंड सेट को पकड़ना चाहिए और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रश्न बन सकते हैं वो चीज़ आप समझते चलिए। एक बार में पढ़ा हुआ आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? तो ऐसा कौन सा कोर्ट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक समीक्षा है उस पर सवाल उठाया गया था? तो देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। केशवानंद जो थे उनका देहांत हो गया है, तो उनसे रिलेटेड, उनके जीवन से रिलेटेड जो वाद थे, जो उसमें निर्देश आए थे, जो निर्णय आया था, सब कुछ एकदम चबा के जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनना ही बनना है। पीसीएस में प्रश्न आया है, बाकी परीक्षाओं, छोटी मोटी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो ये सब कुछ आपको देख के जाना है। ये जब हम आपको सिलेबस कवर कराएंगे तो वहाँ पे संपूर्ण आपको वहाँ पे मैटर आपको दे देंगे, ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटने ना पाए, क्योंकि एक प्रश्न बनेगा। ठीक है। अगर 62 प्रश्न पूछता है तो एक प्रश्न यहाँ से आना है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा। तो ये केशवानंद भारती बना। एक सेकंड यहाँ पे देखिए, केशवानंद नहीं होगा, गोलकनाथ होगा। प्रथम पूछ रहा है ना, ये तो मूल अधिकार से रिलेटेड होंगे, ये तो आएगा ही। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्रथम बार सवाल उठाया था तो गोलकनाथ ने उठाया था। क्या सवाल उठाया था इसको हम देखते हैं। गोलकनाथ ने 1967 में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया था। तो इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है। अगला देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। जो मैंने आपको ऊपर बताया ना वही यहाँ पे दिया है, कुछ अलग से नहीं दिया है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? संसद द्वारा कानून बना के। हमने कहा ना, लेकिन जो न्यायिक समीक्षा का अधिकार है इसमें संसद ना तो कटौती कर सकती है, ना ही समाप्त कर सकती है। रिवीजन करा रहे हैं ताकि पिछला भूलते न चलें। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार संसद द्वारा क्या होते हैं? विधि बनाकर इसको बढ़ाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार संसद विधि बनाकर सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। ठीक है। अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पे 138 अनुच्छेद याद रखिएगा। और कौन प्रदान कर सकता है? संसद कर सकती है। अगला जो प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है? न्यायिक समीक्षा से।
प्रतिबद्ध न्यायपालिका से स्वतंत्र न्यायिक स्वतंत्रता से या जनहितवाद से। तो ये जनहितवाद से संबंधित है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता क्या है, जनहितवाद से संबंधित है। और देख रहे हैं कितने साल पूछा गया, पीजीटी 2002 में, और यूपीजीआईसी 2015 में, यूपीजीआईसी 2015 में, फिर यूपीजीआईसी 2012 में, 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे आमतौर पर न्यायिक सक्रियता से जनहित विवादों का ही बोध होता है। न्यायिक सक्रियता का मतलब क्या होता है, जनहित विवादों का ही बोध होता है। भारत में जनहित विवादों के अग्रणी न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा का नाम आप याद रखिएगा। अय्यर और न्यायमूर्ति पीएन भगवती को प्रमुख माना जाता है। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, क्योंकि टीजीटी ऐसे प्रश्नों को बनाता है। जनहित विवाद या जनहित याचिका से तात्पर्य है लोकहित के मामले में कोई व्यक्ति या संगठन किसी तृतीय पक्ष का जिसके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। तो देखिए, दो फैक्ट आपको मिल गए। जो पुराना फैक्ट है कि मौलिक अधिकार के संरक्षण के बारे में 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और 26 के तहत उच्च न्यायालय को यहाँ पे संरक्षण का अधिकार दिया है। आप अगर आपको लग रहा है कि आपके मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो आप अपील दायर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसके अलावा विगत कुछ वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय साधारण पोस्ट कार्ड के माध्यम से, किसके माध्यम से, साधारण पोस्ट कार्ड के माध्यम से या समाचार पत्रों में छपी खबर को जनहित याचिका से जुड़े हों एक वाद के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। पोस्ट कार्ड के माध्यम से या फिर समाचार पत्रों में जो खबर छपी हो और जनहित से जुड़ी हो को एक वाद के रूप में स्वीकार किया है और उस पर जनहित में निर्णय दिया है। और उच्चतम न्यायालय की इस प्रक्रिया को ही न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। मतलब अब इतना फैक्ट है, इतना किताबी लैंग्वेज है कि थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है कि क्या दिया है। समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे कि जो न्यायिक सक्रियता है यह क्या होती है। यह एक प्रकार का, जैसे कि जो सामान्य जनता है उसके हित से संबंधित कुछ विवाद हो, कुछ मुद्दे हों। जैसे क्या मुद्दे हो सकते हैं, मान लीजिए मौलिक अधिकार से संबंधित, मौलिक अधिकार का हनन हुआ, जैसे आधार कार्ड वगैरह आया था 21 के तहत, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है, ठीक है, इन सब के बारे में कहा गया था। बहुत सारे ऐसे केस थे, अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हैं तो आपको मालूम होगा। तो उनमें क्या हुआ था कि उनके अधिकारों का हनन हुआ था, तो इसलिए उनको पहली बात तो संवैधानिक जो यहाँ पे अधिकार है, ठीक है, तो उसमें याचिका दायर कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत 32 और 226 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आपको याद ही है। और लेकिन इसके अलावा और क्या है, एक पोस्ट कार्ड, सामान्य पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो खबर हो या फिर समाचार पत्रों में अगर कोई खबर छपी है जो जनहित से जुड़ी हुई है, उनके हित का हनन हो रहा है, तो इसको भी क्या है, एक वाद के रूप में स्वीकार किया गया है। और उच्चतम न्यायालय जो इस वाद पर निर्णय देती है, ठीक है, जो केस चलता है उसी को क्या कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता कहा गया है, ठीक है। और इनका जो संबंध है सीधे जनहित विवाद से जुड़े होते हैं। तो आपसे प्रश्न इस बार पूछ सकता है कि न्यायिक सक्रियता किससे जुड़े होते हैं सीधे तौर पे, तो जनहित वाद से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद और किनको शामिल किया गया है कि पोस्ट कार्ड के माध्यम से जो जनहित से की सूचनाएं होती हैं, जो जनहित से जुड़ी सूचनाएं होती हैं, या समाचार पत्रों में जो सूचनाएं मिलती हैं जनहित से जुड़ी हुई, उनको वाद के रूप में स्वीकार किया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी ये जो पिछली चीज़ें हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अग्रणी है, जनहित विवादों में अग्रणी हैं 2 न्यायाधीशों का नाम आपको याद रखना है, वी.आर. कृष्णा अय्यर और पी.एन. भगवती। अब भगवान का नाम आप याद रख लीजिए ना, यहाँ पे कृष्ण है और भगवती हैं। कौन है, एक तो कृष्ण है, दूसरे कौन है, भगवती हैं। तो भगवान और कृष्ण, ठीक है, भगवान और कृष्ण आप याद रखिएगा। इन्होंने जनहित के बारे में बात किया है। किसके बारे में बात किया है, जनहित के बारे में बात किया है। देखिए, समय देना पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो समय देना पड़ेगा, सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना इनपुट कर रहे हैं उसका आउटपुट निकलना चाहिए। और आउटपुट इतनी आसानी से नहीं निकलता, आउटपुट इतनी आसानी से नहीं निकलता। आंधी की तरह पढ़ेंगे, तूफान की तरह सब कैच करेंगे, फिर उसी तरीके से निकल जाएगा, दूसरी तरफ से कुछ नहीं होने वाला।
तो अगर हम अभी ऊपर हमने आपको बताया VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती, अगर हम इसको ट्रिक से न बताएं तो आप 1 मिनट के अंदर भूल जाएंगे, 1 मिनट के अंदर भूल जाएंगे। तो कृष्ण भगवान आप याद रखिएगा, उन्होंने जनहित के बारे में हमेशा सोचा, तो जनहित और जब आएगा तो आपको भगवती और कृष्णा याद आ जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप भूलेंगे। अगर आपको लगता है तो आप भूलेंगे तो कमेंट करके बताइए ना। आपसे कुछ और अच्छा बन रहा है तो वो भी कमेंट करके बताइए। हम आपका कमेंट अगले वीडियो में लेकर आएंगे और बताएंगे कि इससे भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं और आपके 15 मिनट गए हैं। लेकिन इन 5 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न मिले हैं? 50 प्रश्न, कम से कम 50 प्रश्न मिले हैं। ठीक है, और जो भी आपको पढ़ाया गया आउटपुट निकला है, आप भूलेंगे नहीं। एक बार वीडियो और आपको देखना है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर रिवीजन के लिए आपको एक बार वीडियो देखना है। ठीक है, एक बार अभी देखिए, फिर हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, उसको पढ़िएगा, फिर एक बार इसको देखना है, उसके बाद फिर अदर क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो छठा नंबर प्रश्न है कि PIL से जुड़े व्यक्ति, PIL से जुड़े व्यक्ति क्या होता है? ठीक है, तो हमने बताया था कृष्णा और भगवान के बारे में बताया था। तो इसमें भगवान कहीं और दिख रहे हैं, कृष्णा दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना, इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका ये होंगे न्यायमूर्ति भगवती जुड़े हुए हैं। ठीक है, PIL का आप लोग फुल फॉर्म बताइएगा, खोजिए, उसके बाद अभी हम बताते हैं आपको। ये जनहित याचिका से जुड़ी हुई है। देखिए, न्यायिक सक्रियता का अर्थ PGT की परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। PGT की परीक्षा में जो हमने बताया ना, जोर दिया आपको न्यायिक सक्रियता पर। तो जनहित विवादों से जो जुड़े होते हैं, तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, इसका तात्पर्य क्या है कि कार्यपालिका द्वारा कोई ऐसा नियम बनाया गया है या कोई ऐसी सूचना दी गई है जो जनहित के विरुद्ध हो। ठीक है, तो उनके कार्यों को ग्रहण कर लेती है और उसकी समीक्षा करती है कि क्या ये वास्तव में जनहित के विरुद्ध हैं, तो उस पर अपना निर्णय देती है। न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना थोड़ा सा इनडायरेक्टली पूछा है, तो ध्यान आपको देना पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं कि न्यायिक सक्रियता को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर SM सईद ने अपनी पुस्तक राजनीतिक व्यवस्था में, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में लिखते हैं कि न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या है कि न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना, इसी को न्यायपालिका का शासन कहा जाता है। अब अगली बार आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि भैया बताइए कि न्यायपालिका द्वारा शासन क्या होता है। आप सोचेंगे न्यायपालिका का शासन, कभी न्यायपालिका का शासन सुना ही नहीं है, तो शासन कैसे होगा? जनहित विवादों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, जो न्यायिक सक्रियता होती है न्यायालय की, उसी को न्यायपालिका का शासन कहते हैं। अर्थात यहाँ पे न्यायपालिका ने कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण कर लिया है। और ऐसा किसने कहा है? प्रोफेसर सईद ने कहा है, अपनी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कहा है। याद हो गया? बिल्कुल याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस संदर्भ में न्यायमूर्ति PD मदन ने क्या लिखा है? तो PD मदन ने कहा है कि यदि न्यायिक सक्रियता को हटा लिया गया तो खाली स्थान पर निरंकुशता का अधिकार हो जाएगा। अब देखिए, यदि न्यायिक सक्रियता को हटा लिया गया तो निरंकुशता का अधिकार जमा लेगी। किस प्रकार से जमा लेगी? मान लीजिए, ठीक है, एक एक पॉइंट को समझना जरूरी है। ठीक है, समझना जरूरी है। हम चाहते तो आपको ये 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में कवर करा देते, लेकिन आपको कुछ समझ में आता नहीं, समझ में आता, सिवाय छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन जो आप बार बार पढ़े हैं छोटे मोटे एग्ज़ाम में या फिर TGT के ही एग्ज़ाम में। लेकिन हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे, चाहे जितना लेवल ले जाए, चाहे जितना घुमा दे, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आपसे गलत होगा ही नहीं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा कि कार्यपालिका कोई जनहित के विरुद्ध कार्य करती है, तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत नागरिकों को अधिकार है कि वो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। और इस समय क्या करती है? न्यायिक सक्रियता का कार्य हो जाएगा। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का। और जो सईद हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह कहा भी है कि जो न्यायालय है, न्यायपालिका का शासन हो जाता है जब जनहित विवाद से जुड़े मुद्दे आते हैं। तो इसमें क्या होता है? न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण कर लिया जाता है। और ऐसा अगर नहीं होता है, मदन जी ने क्या कहा? DP मदन जी, ये भी न्यायमूर्ति हैं, इन्होंने कहा कि अगर न्यायिक सक्रियता को हटा दिया जाए
तो खाली स्थान पर निरंकुशता का अधिकार जमा लेगी। ठीक, सही बात है। तब मतलब जो संसद है, जो कार्यपालिका है, ठीक है, जो लोकसभा है, वो क्या करेगी, अपना कोई भी कानून बना देगी। अब इसमें जनता का हित हो अहित हो, जनता दुखी हो सुखी हो, कोई मतलब नहीं है। न्यायालय में जाने का अधिकार भी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार ही नहीं जो इस पे सुनवाई कर सके। न्यायपालिका का कोई शासन नहीं होगा। न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण ही नहीं कर पाएगी, तो निरंकुशता तो आएगी ना। आप पर अंकुश लगाने वाला तो कोई होना चाहिए ना। पता चला कि आपको कोई बोलने वाला है ही नहीं, मनमानी कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने, मदन जी ने कहा कि अगर न्यायिक सक्रियता को हटा लिया जाता है तो खाली स्थान पर निरंकुशता अधिकार जमा लेगी। तो आप भूलेंगे नहीं इसको, ठीक है। थोड़ा सा स्थिर होकर रुक के पढ़िए, क्योंकि जो जरूरी है उसको पढ़ना भी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक है। न्यायिक सक्रियता क्या है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही न्यायिक सक्रियता मनमानी लेके रख दिए, हटा देंगे। और ठीक है, इसके मुख्य आधार रूप में 5 अनुच्छेद हैं। न्यायिक सक्रियता से जुड़े हुए 5 अनुच्छेद हैं। इनको पंचभुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचभुज भी कहा जाता है। और ये 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 14 है, 19 है, 21 है, 32 है, 39A है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, कि आप इन 14, 19, 21, 32 और 42 को देख लीजिएगा। 32 तो हमने बता दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बाकी ये 4 आपको देखकर आना है और अच्छे से देखकर आना है। और इनको पंचभुज, पवित्र पंचभुज कहा जाता है। पवित्र पंचभुज कहा जाता है। देखिए 2-3 प्रश्न और बन गए यहाँ से। फिर से इसको हम देखते हैं। पहला जो क्या है कि न्यायिक सक्रियता का आधार कैसा है, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक है। आपसे परीक्षा में पूछेगा तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक है, क्योंकि संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है, इसीलिए इसको संवैधानिक कहा गया है। और कैसे किया गया है कि इसके आधार मुख्य रूप से 5 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिला है। कितने, 5 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलता है, इसलिए इसका आधार संवैधानिक है। और 5 अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलने की वजह से ही इसको क्या कहा गया है, पवित्र पंचभुज कहा गया है। क्या कहा गया है, पवित्र पंचभुज भी कहा जाता है। और ये 5 जो आर्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, 14 है, ठीक है, 14 है, 19 है, 21 है, 32 है और 39 है। तो आपको ये सारे फैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। अब देखिए, हम आपको एक बार गिना देते, नहीं तो आप कहेंगे एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट 4 मिनट बर्बाद करने से मतलब क्या है। अब देखिए, पुस्तक पूछ लेगा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसने न्यायपालिका को, कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना बताया है, तो ये प्रोफेसर सईद ने बताया है। किसको न्यायपालिका का शासन कहा जाता है, जब न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण कर लिया जाता है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों को ग्रहण करना क्या कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन बन गया आपका कि न्यायपालिका का शासन कहा जाता है। अब एक स्टेटमेंट देगा कि यदि न्यायिक सक्रियता को हटा लिया जाए तो खाली स्थान पर निरंकुशता का अधिकार जमा हो जाएगा। किसने कहा है, मदन लाल धिंगरा ने कहा है। या फिर पूछ लेगा न्यायिक सक्रियता के बारे में, मदन लाल धिंगरा का जो है, आप यहाँ पे स्टेटमेंट बताइए उन्होंने क्या कहा है। तो ऐसे 3-4 स्टेटमेंट बना के दे देगा। 5 क्वेश्चन आपके हो गए। न्यायिक सक्रियता का आधार कैसा है, संवैधानिक है। 6ठा क्वेश्चन हो गया है, न्यायिक सक्रियता का आधार संवैधानिक क्यों है, क्योंकि 5 अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। 7 हो गया। अब इन 5 अनुच्छेदों में जिसका उल्लेख, ठीक है, उन 5 अनुच्छेदों में जिसका न्यायिक सक्रियता का उल्लेख किया गया है उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, संविधान के 5 अनुच्छेदों में न्यायिक सक्रियता का उल्लेख किया गया है। 5 अनुच्छेदों को किस नाम से जाना जाता है। तो 8वां क्वेश्चन आपका बन गया कि पवित्र पंचभुज के नाम से जाना जाता है। या फिर पूछेगा ऐसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिनमें न्यायिक सक्रियता की बात नहीं कही गई है, तो ये दे देगा। देख रहे हैं आपके 9 क्वेश्चन बन गए। कितने, 9 क्वेश्चन। इतने से फैक्ट में आपके 9 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो शुरू हमने आपको बता ही दिया था, तो टोटल 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के पीछे अगर हम आपका 10 क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं और घुमा फिरा के इसके अलावा भी अगर प्रश्न पूछते हैं तो वो भी आपके क्लियर हो रहे हैं, तो 10 से 12 प्रश्न अगर आपको मिल रहे हैं तो दिक्कत क्या है। अगर आपको वही हर साल की तरह 2 नंबर 4 नंबर से पीछे रहना है तो आप रहिए। लड़ाई सिर्फ 5 नंबर की होगी। लड़ाई सिर्फ 5 नंबर की होगी। 120 तक हर कोई पहुंच जाएगा।
हर कोई 120 119 तक पहुंचेगा। लड़ाई सिर्फ 5 नंबर की होगी और ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे जो नए प्रश्न होंगे, जो कठिन प्रश्न होंगे। जो इसी प्रश्न को कैच करेगा वही सिलेक्शन लेगा, बाकी तो सब ऐसे देखते रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको उन 5 प्रश्नों को कैच करना है और वो ऐसे ही घुमा के बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि PIL, देखिए हमने अभी पूछा था ना आपसे, इसका हमको फुल फॉर्म बताइएगा। तो आप लोगों ने अगर बताया है तो अच्छी बात है, नहीं बताया है तो यहाँ पे देख लीजिएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको आपको याद रखना है। पहली बात तो लिमिटेड नहीं होगा, लिटिगेशन होगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इंटरेस्ट पहले इंट लिखना है फिर रेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा कि वही दिया गया है जो हमने आपको बताया है। और ये जनहित याचिका होता है। क्या होता है? जनहित याचिका। और ये दोनों न्यायालयों में प्रस्तुत की जा सकती है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हमने आपको शुरू में बताया ही था। अब यहाँ पे देखिए अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन आधार है, कैसा आधार है? विधि का शासन। विधि का शासन न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, इसे से लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए न्यायिक पुनरावलोकन किसके किसके अंतर्गत आता है? 13 के अंतर्गत आता है। 32, 131, 136, 41, 43, 226, 247, 245, 246, 372 आदि के तहत न्यायिक पुनरावलोकन की व्याख्या निहित है। इसको आपको रटना है, चाहे जैसे रटना है। ठीक है, चाहे जैसे रटना है, रटना है इसको। इसमें हम कोई ट्रिक नहीं बता सकते आपको, आपको नंबरिंग याद रखना है। ठीक है, 13, 32, फिर 31, 36, 41, 43। फिर देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको 13 लिखना है। 13, 32, 31, 36, 41, 43, 13, 32। ठीक है, अभी आपको ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? 13 और 32। तो ये तो 2 नंबर के हैं। उसके बाद क्या है? ठीक है, आपको ऐसे 2 लिख देना है, फिर ऐसे 3 लिख देना है। क्या लिखना है कि 31, 36, 41, 43, ये 3 अंक के संबंधित हैं और एक एक इसमें लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 2 से स्टार्ट है। 2 में क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 45 हो जाएगा और 46 हो जाएगा। अब 3 में क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे याद हो उसको याद रखिए, उसमें कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। विधि का शासन है। क्या है? विधि का शासन न्यायिक पुनरावलोकन और विधि की सर्वोच्चता भी स्थापित करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन देशों से न्यायिक पुनरावलोकन की, शुरू में हमने आपको जो बताया था ना वही दिया गया है। किससे लिया गया है? USA से लिया गया है। ठीक है, भारत और USA दोनों में है, इसको ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किया गया है और ये कहाँ से प्रेरित है? USA से प्रेरित है, शुरू में आपको बता दिया गया था। और जबकि यूके यूनाइटेड किंगडम में क्या है? संसद क्या है? सर्वोच्च है। जैसे हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है, लेकिन अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यूके की बात करें, तो वहाँ पे क्या है? संसद सर्वोच्च है। उसके द्वारा बनाए गए कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहाँ नहीं दी जा सकती? न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ का क्या है? संसद सर्वोच्च नहीं है, सर्वोच्च संविधान है। तो संविधान क्या करता है? रक्षा करता है। किससे? राज्य के विरुद्ध जो कार्य होते हैं उनसे रक्षा करता है, लोगों की रक्षा करता है। तो हमारे यहाँ क्या है? संविधान सर्वोच्च है और ये अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम में संसद सर्वोच्च है। संसद के कार्यों या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं कि वहाँ न्यायालय नहीं है, न्यायालय है, लेकिन अगर कोई कानून संसद बना देती है तो कोई किसी की औकात नहीं है ले जाके कहाँ पे उसको रख दे? न्यायालय में। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। 10 प्रश्न, आधे घंटे आपके समय लगे। ठीक है, 10 प्रश्न में 30 मिनट का समय लगा और इस 30 मिनट में 10 दहम्मा 100 प्रश्न हमने आपको कराया। और इन 100 प्रश्नों से कम 50 प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जाएगा। 10 प्रश्न इंक्लूड करके पूछा जाएगा, किसी एक ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको अच्छे से इसको देख
देखना है, अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी हम इसके आगे अगले पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो फिर आप जाके जल्दबाजी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगी कि आप फिर दोबारा किताब उठाएंगे तो आपको किताब सरल लगने लगेगी। कोई भी संविधान की किताब हो, किताब उठाएंगे तो वो सरल लगने लगेगा। जिस भी किताब को हम पढ़ा देंगे, जिस भी पॉइंट को हम कवर यहाँ पे करा देंगे, वो आपको दोबारा दिक्कत नहीं देगा। चाहे आप इसी को पढ़ के आप तुरंत प्रश्न सॉल्व करिए। इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है जो हमने आपको पढ़ाया है तो आप गलत नहीं करेंगे, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।